नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात नहीं मान रही है। किसान चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। इस बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोककर रखा जाए। किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉली को रोकने के लिए जर्सी बैरियर और मिट्टी से भरे डंपर को भी हथियार बना रखा है। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सिंघू और चंदी लामपुर पियाओ मनियारी मंगेश बॉर्डर बंद है। NH-44 दोनों तरफ से बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि यात्री कोई वैकल्पिक रास्ता चुने। वहीं हरियाणा में जेजेपी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और विरोध करने पर किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और APMC के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि किसानों के लिए मुफ्त में केस लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि कानूनों के मसले पर कहा कि इतनी बड़ी समस्या आई है लेकिन प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री को किसानों से बात नहीं करनी चाहिए? तेजस्वी ने ऐलान किया कि आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे हम लोग किसानों के मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव परिणाम आ गया और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने नगर निगम चुनाव में 100 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन सिर्फ 2 सीट पर ही कब्जा जमा सके। असउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM में 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 में जीत हासिल की, जबकि तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ TRC को 56 सीटों पर जीत मिली है। नतीजों के बाद असउद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के प्रदर्शन से खुश दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए वहां वहां बीजेपी को हार मिली। ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को राज्य में विस्तार करने से रोकेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की कामयाबी एक बार की कामयाबी है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यह कामयाबी नहीं मिलेगी। एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। इस दौरान केशव सिंह ने दावा किया है कि अगले साल जनवरी में पार्टी में विभाजन हो जाएगा। बिहार में एनडीए गठबंधन ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए सभी दल मिलकर अगले 5 साल के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जहां मुख्य कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के होंगे, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा किए गए वादों को भी जगह मिलेगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। राज्य सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में ये इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनना चाहते थे लेकिन वह ICMR की पात्रता मापदंडों के आधार पर अनफिट घोषित कर दिए गए। अनफिट घोषित किए जाने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि मैं वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनकर समाज के लिए कुछ करने को लेकर उत्सुक था लेकिन मेरा अनफिट होना बहुत दुखदायी है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक नहीं लगेंगी। साथ ही नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा।
इसके अलावा तय किया गया है कि शिक्षण सत्र में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। पहले से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन होगा। इस बैठक में तय हुआ कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी और इनकी बोर्ड परीक्षा भी होगी। वहीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,08,211 हो गई। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,700 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 512 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का नामांकन शुरू कर दिया। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग होम, ओपीडी और क्लिनिक को नामांकन के लिए अपने कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए कहा है। राजस्थान सरकार ने हटाए गए मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है, जबकि बीबीसी ने जुड़े पत्रकार नारायण बारेट और शीतल धाकड़ को सूचना आयुक्त बनाया है। भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने ऐलान किया है कि वह लव जिहाद और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लेकर आएगा। एनआईए ने हाल ही में जम्मू के नगरोटा में आतंकियों से जुड़े मुठभेड़ की जांच करेगी। इसमें पुलिस ने पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली में सीबीआई ने रिश्वत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद मनोज मल्हावत को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल पर हमला किया गया। सिंघल संगठन की किसी बैठक में भाग लेने जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में उनकी कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। जिलाध्यक्ष की ओर से गाजियाबाद पुलिस को हमले को लेकर शिकायत दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 20 साल की एक लड़की की लाश उसके बाथरूम में मिली। यहां वारदात नोएडा एक्सटेंशन की बिसरख थाना इलाके की है। पलवल में सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर शाम को गांव के नजदीक पहुंच गए, जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे कहर पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के 7 लोगों को भी कोविड-19 के फैलाव को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। पूर्णिया के विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी कार्यकर्ता के साथ विधायक सैयद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अंचल कार्यक्रम का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई में कमी देखने को मिली। पानीपत में सनौली रोड सब्जी मंडी को परचून सब्जी मंडी बनाने की मांग को लेकर धरना लगातार 19वें दिन भी जारी है। मुजफ्फरनगर में गृह क्लेश के चलते अज्ञात वृद्ध महिला ने मोली झील में छलांग लगा दी। वहीं मौके पर राहगीरों ने डूबती महिला की जान बचा ली है। धमतरी में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 3 महीने में 3.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड वन विकास निगम सॉफ्टवेयर की ई-ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। अम्बेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से एक गन्ना तोड़ लिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में मतगणना स्थल के बाहर हंगामे के बाद सदर विधायक रवि शर्मा और बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार जिद्दी है, ये वार्तालाप में विश्वास नहीं रखती। प्रधानमंत्री की मन की बात भी एक तरफा होती है। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर को 792 करोड़ रुपए 86 लाख रुपए की लागत के 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। लुधियाना से अगवा हुई 2.5 साल के बच्चे को 2 अपहरणकर्ताओं को 48 घंटे में मोगा पुलिस ने दबोच लिया। वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लुधियाना में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स ने जेसीबी के कई बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। एसटीपी ने कहा कि इन बस्ती वालों को 15 दिन का खाली करने का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। जोधपुर में एक एसएचओ की बहादुरी का वीडियो सामने आया। इसमें थानेदार एक बदमाश और उसके सहयोगियों के से अकेले ही भिड़ जाता है। जालंधर में पंजाबी जागृति मार्च ने किसान आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। कहा कि केंद्र सरकार को इन काले कानूनों को वापस करना चाहिए। कर्नाटक बंद का अवसर बीजापुर जिले में भी देखने को मिला। दुकानें नहीं खुली, वहीं सड़कों पर भी परिवहन बसें चलती नहीं दिखाई दी। नए जिलों के प्रस्ताव पर जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बेलगाम विधायक महेश ने कन्नड़ संगठन से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की।
हुबली में 3 शराबियों ने अपनी ही गली के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। पैसे नहीं देने के चलते सलीम की हत्या कर दी गई है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और समाज के प्रति सेवा भाव के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जननायक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को तुरंत रद्द करने की मांग की। फतेहगढ़ साहिब के एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिनों में अपने ट्वीट पर माफी मांगने के लिए कहा है। साहिबगंज में प्रशासन ने बांग्लादेशी अवैध लड़की माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दर्जनों पीस सका शीशम की सिल्ली को जब्त कर लिया। झरिया में वन विभाग ने वन रक्षी की पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान वन रक्षी के कुछ लोगों ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। जोधपुर में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लाखों रुपए के जेवरात मिले हैं। मुजफ्फरनगर में व्यापारी की बेटी ने अपने पिता और पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पति पर मारपीट और पिता के साथ पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि इनेलो के कार्यकर्ता लगातार किसानों के साथ उनके संघर्ष में मदद कर रहे हैं। अंबिकापुर में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए और सरकार से ये कानून वापस लेने की मांग की है। देहरादून में किसानों को सहकारिता विभाग की ओर से 0% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया गया। आज राजधानी दिल्ली में 82.86 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, वहीं डीजल 73.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की मौजूदा दरों की में करीब साल भर तक और गिरावट की संभावना है। कोविड-19 के असर को देखते हुए आरबीआई ने बैंक का लाभांश भुगतान माफ करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से शेयर बाजार में झूम उठी है। आरटीजीएस की सुविधा अब 24 घंटे मिलेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट 2000 रुपए की जगह 5000 तक कर पाएंगे। आरबीआई का मानना है कि अर्थव्यवस्था का सबसे खराब दौर बीत चुका है। आरबीआई का कहना है कि अगले दिनों में तिमाहियों में आर्थिक दर विकास सकारात्मक होगी। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अगले साल 1 जनवरी से कर्मचारियों के लिए बिना वेतन अवकाश कार्यक्रम को बंद किया जाएगा। चीनी कंपनी हुआमी अपनी अमेजिफिट GTR2, GTS2 और GTS2 मिनी स्मार्ट वॉच भारतीय बाजार में 17 दिसंबर को लॉन्च करेगी। कारोबारी विजय माल्या को विदेश में पहला झटका लगा है। दरअसल फ्रांस में ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बैंकों का कर्ज 5.82% बढ़कर 104.34 लाख करोड़ रुपए पर और डिपॉजिट 10.89% बढ़कर 143.71 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। दुनिया भर में अब तक 6 करोड़ 62 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 15,23,000 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6,72,000 मामले सामने आए, वहीं 12,052 संक्रमितों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,35,000 कोरोना के मामले सामने आए, वहीं 2,712 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। WHO ने कहा कि वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं बल्कि ई वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा पर विचार चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को चीनी अधिकारियों और विदेशी प्रभाव संचालन में लगे व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने मानवाधिकार संगठनों के ऐतराज के बावजूद 1600 रोहिंग्याओं के पहले समूह को बेहतर रहन सहन के लिए एक सदूर द्वीप पर भेज दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि 971 में आजादी के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के अत्याचार हमारे देश के लिए हमेशा रहने वाली यादों की तरह है, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेस्टर बताया है। ईरान ने अपने भूमिगत प्लांट में यूरेनियम संवर्धन के लिए सैकड़ों आधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगाने का फैसला लिया है।
भारतीय संविधान निर्माता के सम्मान में ब्रिटेन में उत्तरी लंदन में स्थानीय पदाधिकारियों ने अंबेडकर हाउस के संग्रहालय के तौर पर संचालन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सिंगर मिका सिंह ने कंगना रनौत को एक्टिंग करने की नसीहत दी है। मिका सिंह ने कहा कि एक्टिंग करो, अचानक इतनी देशभक्ति कब से जाग गई। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान को लेकर स्वरा भास्कर ने निशाना साधते हुए कहा कि कंगना का काम सिर्फ जहर फैलाना है। अभिनेता वरुण धवन और नीतू कपूर कोरोना की चपेट में आ गए। ये दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के घर में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। साउथ के डायरेक्टर नाग अश्विन की आने वाली फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ अमिताभ भी लीड रोल में होंगे। टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से T20 सीरीज से बाहर हो गए। वहीं बीसीसीआई ने जडेजा की जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि भारतीय फिजियो नितिन पटेल की मैदान से अनुपस्थिति कनेक्शन प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कोर्ट सिग्नल विवाद पर इयोगन मॉर्गन खुद के बचाव में उतर आए। उनका कहना है कि ड्रेसिंग रूम में मैदान तक दिए जाने वाले रियल टाइम कोडेड सिग्नल का इस्तेमाल खेल भावना के अंतर्गत ही है।